हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban चैप्टर 4 रिश्ती कढ़ाई। अब हैरी पर कोई बंधन नहीं था, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ने में कई दिन लग गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब सोकर उठ सकता था, जो चाहे वो खा सकता था, यहाँ तक कि वो अपनी मनचाही जगह जा सकता था, बशर्ते वो जगह छूमंतर गली के अंदर हो। और चूंकि ये लंबी घुमावदार सड़क दुनिया की जादूगरी की सबसे आकर्षक दुकानों से भरी पड़ी थी, तो हैरी के मन में कभी इच्छा ही नहीं हुई कि वह फज से किया हुआ वादा तोड़े और मगलू दुनिया में वापस लौटे। हैरी हर सुबह रिश्ती कढ़ाई में नाश्ता करता था, जहाँ उसे दूसरे मेहमानों को देखना अच्छा लगता था। शॉपिंग करने आई नाटी जादूगरनियाँ, रूपांतरण आज में प्रकाशित नवीनतम लेख पर बहस करने वाले सम्मानित जादूगर, अजीब से दिखने वाले वोल बूढ़े जादूगर, कर्कश आवाज़ में बोलते बौने। एक बार तो उसे मोटी ऊनी टोपी पहने एक ऐसी महिला दिखी जिसके बारे में उसे शक था कि वो पक्का कोई डायन होगी। उसने प्लेट भर ताज़े लिवर का ऑर्डर दिया था। नाश्ते के बाद हैरी पीछे वाले अहाते में जाता, अपनी छड़ी निकालता, कूड़ेदान के ऊपर बाईं तरफ की तीसरी ईंट को ठोकता और पीछे हटकर दीवार से चूमंतर गली का प्रवेश द्वार खुलते देखता। हैरी दिन भर दुकानों का सामान देखता था और रेस्टोरेंट्स के सामने लगे रंगीन छातों के नीचे खाना खाता था, जहां बाकी ग्राहक एक दूसरे को अपना खरीदा हुआ सामान दिखाते थे। ये चंद्रदर्शक यंत्र है, अब चंद्रमा के चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या वो सीरियस ब्लैक के बारे में बातचीत करते थे। मैं अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक कि उसे पकड़कर वापस azkaban नहीं भेज दिया जाता। हैरी को अब कंबल के नीचे छिपकर टॉर्च की रोशनी में होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू के आइसक्रीम पार्लर के बाहर सूरज की रोशनी में बैठकर अपने निबंध लिखता था। इस काम में कभी कभार फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू खुद उसकी मदद कर देता था। मध्ययुगीन जादूगरियों को जलाने के बारे में उसे काफ़ी ज्ञान था, और इसके अलावा वो हर आधे घंटे के बाद हैरी को मुफ्त में आइसक्रीम भी खिलाता था। एक बार हैरी जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट्स में भी गया। वहाँ उसने अपनी तिजोरी से सोने के गैलियन, चांदी के सिकल और कांसे के नट्स निकालकर अपने पर्स में भर लिए। इसके बाद उसे खुद पर बहुत संयम रखना पड़ा, ताकि वो कहीं तत्काल अपने सारे पैसे खर्च ना कर दे। उसे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ा कि अभी उसे हॉगवर्ट्स में 5 साल और पढ़ना है, और ये भी कि डर्सलीज से मंत्रों की किताबों के लिए पैसे मांगते समय उसे कैसा लगेगा। इन विचारों के कारण ही उसने ठोस सोने का पिशाच पत्थर नहीं खरीदा, मार्बल्स के जैसा जादुई खेल जिसमें पॉइंट हारने पर पत्थर सामने वाले खिलाड़ी के मुंह पर बदबूदार और लिक्विड छिड़कते हैं। उसने कांच की आकाशगंगा का एक बेहतरीन घूमता मॉडल देखा, जिसे खरीदने की उसकी बहुत इच्छा हुई। उसे खरीदने का अर्थ था कि उसे कभी खगोल शास्त्र की कक्षा में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ ने हैरी के संकल्प की असली परीक्षा ली, वो उसे रिश्ती कढ़ाई में आने के एक हफ्ते बाद अपनी प्रिय दुकान क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज में नजर आई। दुकान के सामने भीड़ लगी थी और लोग अंदर रखी किसी चीज़ को देख रहे थे। हैरी के मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि वो क्या है। फिर रोमांचित जादूगरों और जादूगरनियों के बीच से जनारा बनाते हुए वो दुकान के कांच के पास पहुंचा। वहाँ उसे नई चौकी पर एक बहुत सुंदर सी झाड़ू दिखी। उसने इतनी सुंदर झाड़ू पहले कभी नहीं देखी थी। अभी अभी आई है, बिल्कुल नया मॉडल, एक चौकोर जबड़े वाले जादूगर अपने साथी को बता रहा था। ये दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है ना डैडी? एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा। वो बच्चा उम्र में हैरी से छोटा था और अपने पिता की बाह पर लटका हुआ था। आयरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में इन 7 सुंदर झाड़ुओं का ऑर्डर दिया है, दुकान के मालिक ने भीड़ को बताया, और इस टीम को वर्ल्ड कप का संभावित दावेदार भी माना जाता है। हैरी के सामने खड़ी एक बड़ी जादूगरनी हट गई। अब हैरी झाड़ू के पास लगे साइन बोर्ड को पढ़ सकता था। फायर बोल्ट। इस तेज रफ्तार और शानदार झाड़ू के मजबूत हैंडल में हीरे की तरह कठोर पॉलिश है। हर झाड़ू का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा है। इस झाड़ू की पूंछ में लगी हर टहनी को पूरी सावधानी से चुना गया है और अधिकतम वायु गति के अनुकूल आदर्श ढंग से तराशा गया है। इसीलिए फायर बोल्ट का संतुलन आदर्श और सटीक है। ये सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके अलावा इसमें ब्रेक लगाने का अटूट मंत्र भी है, कीमत आग्रह पर। कीमत आग्रह पर। फायरबोल्ट कितनी महंगी होगी? हैरी को यह सोचना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में इसे खरीदने की जितनी इच्छा थी, उतनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को खरीदने की नहीं हुई थी। लेकिन फिर उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो अपनी निम्बस 2000 पर एक भी मैच नहीं हारा था, और जब उसके पास पहले से ही इतनी अच्छी झाड़ू है तो फायरबोल्ट के लिए ग्रिंगॉट्स की अपनी तिजोरी खाली करने का क्या मतलब? हैरी ने कीमत नहीं पूछी, लेकिन वो सिर्फ फायरबोल्ट को देखने के लिए हर दिन वहाँ आता रहा। बहरहाल हैरी को कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से खरीदनी ही थी। उसने औषधियों की दुकान में जाकर काढ़े की सप्लाईज खरीदी। उसके स्कूल के दुशाले अब कुछ इंच छोटे हो गए थे, इसलिए वो नए कपड़े खरीदने के लिए मैडम मैल्किंस के दुशाले की दुकान में गया। इस सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसे अपनी नई किताबें खरीदनी थी, जिनमें 2 नए विषयों, जादुई प्राणियों की देखभाल और ज्योतिष शास्त्र की किताबें थी।
किताबों की दुकान की खिड़की से अंदर झांकने पर हैरी हैरान रह गया। आमतौर पर वहाँ सुनहरी जिल्द वाली मंत्रों की मोटी किताबें रहती थी, लेकिन इनके बजाय अब कांच के पीछे लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा था, जिसमें भयानक जानवरों की भयानक किताब की लगभग 100 प्रतियां थी। ये किताबें आपस में झगड़ रही थी, कुश्ती लड़ रही थी और गुस्से से एक दूसरे पर वार कर रही थी। उनके फटे हुए पन्ने हर तरफ उड़ रहे थे। हैरी ने जेब से अपनी किताबों की सूची निकाली और उसे पहली बार गौर से देखा। भयानक जानवरों की भयानक किताब जादुई प्राणियों की देखभाल विषय के पाठ्यक्रम में थी। अब हैरी को समझ आया कि हैग्रिड ने ये क्यों कहा था कि ये काम आएगी। उसे राहत का एहसास हुआ। इससे पहले वो यही सोच रहा था कि कहीं हैग्रिड ने कोई भयानक जानवर तो नहीं पाल लिया जिसकी देखभाल में उसकी मदद चाहता हूँ। जब हैरी फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में घुसा तो मैनेजर जल्दी से उसकी तरफ आया। हॉगवर्ट्स, उसने पूछा, नई किताबें लेने आए हो? हाँ, हैरी ने कहा, मुझे ये किताबें चाहिए। रास्ते से हट जाओ, मैनेजर ने बेचैनी से कहा और हैरी को एक तरफ कर दिया। फिर उसने बहुत मोटे ग्लव्स निकाले, एक बड़ी घूमड़दार छड़ी उठाई और भयानक किताब वाले पिंजरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरा ठहरिए, हैरी बोला, ये किताब मेरे पास पहले से ही है। अच्छा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, सुबह से ये किताब मुझे 5 बार काट चुकी है। पन्ने फटने की तेज आवाज आई। भयानक किताब की 2 प्रतियों ने तीसरी को पकड़ लिया और उसके चिथड़े उड़ा रही थी। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, मैनेजर चीखा और पिंजरे की छड़ों के बीच से छड़ी डालकर किताबों को अलग करने लगा। मैं इन्हें अब अपनी दुकान में कभी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। इन्होंने तूफान मचा रखा है। मुझे लगता था हमारा सबसे बुरा हाल तब हुआ था जब अदृश्यता की अदृश्य किताब की 200 प्रतियां खरीदी थी। उन्हें खरीदने में पैसे बहुत लगे, लेकिन हम उन्हें फिर कभी खोज ही नहीं पाए क्योंकि वो वाकई अदृश्य थी। तो आपको और कौन सी किताबें चाहिए? हैरी ने अपनी किताबों की सूची को देखते हुए कहा, मुझे कैसेंड्रा वॉब्लाट्स्की की भविष्य का खुलासा चाहिए। अच्छा, ज्योतिष पढ़ने वाले हो? मैनेजर ने अपने ग्लव्स उतारते हुए कहा। फिर वो हैरी को दुकान में पीछे की तरफ ले गया, जहाँ एक पूरा कोना ज्योतिष शास्त्र की किताबों के लिए था। एक छोटी टेबल पर इस तरह की किताबें रखी थी। अबूझ भविष्य की सटीक भविष्यवाणी, अप्रत्याशित आघातों और दुर्भाग्य से अपनी रक्षा करे, और टूटा आईना, जब बदकिस्मती हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाए। मैनेजर ने 2 पायदान चढ़कर काली जिल्द वाली एक मोटी किताब निकालते हुए कहा, ये लो भविष्य का खुलासा, ज्योतिष की सभी मूलभूत शाखाओं की अच्छी मार्गदर्शिका, हस्तरेखा, भाग्य दर्पण, पक्षियों की आंतें। लेकिन हैरी का ध्यान उस तरफ नहीं था। उसकी निगाह पास की टेबल पर रखी किताब पर थी, मौत के अपशकुन। अब आप जान लें कि अंत सामने है तो क्या करें। मैनेजर के सहायक ने जब हैरी को वो किताब घूरते देखा तो वो मजाक में बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे पढ़ता नहीं। इसे पढ़ने के बाद हर जगह बस मौत के अपशकुन दिखने लगते हैं। मौत भले ही नहीं मीलों दूर हो, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आदमी दहशत में ही मर जाता है। इसके बावजूद हैरी इस पुस्तक के कवर को ही घूरता रहा, जिसमें भालू जितना बड़ा एक काला कुत्ता था जिसकी आंखें चमक रही थी। वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। सहायक ने हैरी को भविष्य का खुलासा पकड़ा दिया। और कुछ? हैरी ने अपनी निगाह कुत्ते पर से हटाई और अपनी किताबों की सूची देखते हुए कहा, हाँ, मुझे माध्यमिक रूपांतरण और मंत्रों की मानक किताब भाग 3 चाहिए। 10 मिनट बाद जब हैरी फ्लरिश एंड ब्लॉट्स से बाहर निकला तो उसके हाथ में नई किताबें थी। रिश्ती कढ़ाई की तरफ जाते समय उसे ये होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो रास्ते में कई लोगों से टकरा गया। रिश्ती कढ़ाई में पहुंचने के बाद जब हैरी सीढ़ियों पर चढ़ा, अपने कमरे में गया और किताबों को बिस्तर पर डाल दिया। किसी ने आकर कमरा साफ कर दिया था और खिड़कियां खोल दी थी, जिनमें से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हैरी को मगलुओं की सड़क तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे उस पर आती जाती बसों की आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा उसे रिश्ती कढ़ाई की ग्राहकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में खुद को देखा। उसने अपने प्रतिबिंब से साहस के साथ कहा, वो मौत का अपशकुन नहीं हो सकता। जब मैंने मैग्नोलिया क्रेसेंट में उस चीज़ को देखा था, उस समय मैं डरा हुआ रहा होगा। वो कोई आवारा कुत्ता था और कुछ नहीं। फिर वो अपने बालों को जमाने की कोशिश करने लगा। आईना घरघराती आवाज़ में बोला, बच्चे, ये लड़ाई तुम जीत नहीं सकते। दिन गुजरते गए। अब हैरी जहाँ भी जाता रॉन या हरमाइनी की तलाश करता रहता। स्कूल जाने की तारीख पास आ रही थी, इसलिए रिश्ती कढ़ाई में हॉगवर्ट्स के बहुत विद्यार्थी दिखने लगे। क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज में हैरी सीमस और डीन से मिला, जो गरुड़द्वार में ही थे। वो भी फायरबोल्ट को हसरत से देख रहे थे। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स के बाहर हैरी को नेविल लॉन्ग बॉटम भी दिखा, जो गोल चेहरे वाला एक मोटा सा भुलक्कड़ बच्चा था। हैरी ने उससे बात नहीं की। ऐसा लगता था जैसे नेविल ने अपनी किताबों की सूची घुमा दी थी और वो उसकी कड़क दिखने वाली दादी उसे डांट रही थी। हैरी ने सोचा काश उन्हें यह कभी पता ना चले कि जादू मंत्रालय से भागते समय उसने नेविल बनने का नाटक किया था। छुट्टियों के आखिरी दिन हैरी ये सोचकर जागा कि कल तो रॉन और हरमाइनी उसे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में मिल ही जाएंगी। कपड़े पहनकर वो आखिरी बार फायरबोल्ट को देखने गया। अभी वो सोच ही रहा था कि लंच कहाँ करे, तभी किसी ने उसका नाम लिया और उसे पलट कर देखा। हैरी, हैरी!
रॉन और हरमाइनी दोनों ही फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू के आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठे थे। रॉन बहुत चकत्तेदार दिख रहा था और हरमाइनी भूरी। दोनों ही उसकी तरफ तेजी से हाथ हिला रहे थे। जब हैरी उनके पास बैठा तो रॉन ने मुस्कुरा कर कहा, आखिर तुम मिल ही गए। हम लोग जब रिश्ती कढ़ाई में गए तो पता चला कि तुम बाहर हो। फिर हम तुम्हें खोजने के लिए फ्लरिशन ब्लॉट्स में गए, इसके बाद मैडम मैल्किन की दुकान में। और हैरी ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते ही स्कूल का सारा सामान ले लिया था। और तुम्हें कैसे पता चला मैं रिश्ती कढ़ाई में रुका हूँ? डैडी ने बताया था। जादू मंत्रालय में काम करने वाले मिस्टर वीजली को निश्चित रूप से मार्ज आंटी वाली तो पूरी कहानी पता होगी। हरमाइनी ने गंभीर आवाज में पूछा, तो क्या तुमने सचमुच अपनी आंटी को फुला दिया था हैरी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर रॉन हंसी के मारे दोहरा हो गया। हैरी ने आगे कहा, मुझे बस गुस्सा आ गया था। हरमाइनी ने उसे झिड़क दिया, ये हंसी की बात नहीं है रॉन, सच्ची मैं तो हैरान हूँ कि हैरी को स्कूल से नहीं निकाला गया। मैं भी, हैरी ने स्वीकार किया। स्कूल से निकालने की बात तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा था मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने रॉन की तरफ देखा। क्या तुम्हारे डैडी को मालूम है कि फज ने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद इसलिए कि यह काम तुमने किया है ना? रॉन ने हंसते हुए कंधे उचकाए। मशहूर हैरी पॉटर, अगर मैंने अपनी आंटी के साथ ऐसा किया होता तो मंत्रालय जाने मेरा क्या करता। वैसे इतना बता दूं, उन्हें मुझे कब्र में से निकालना पड़ता क्योंकि मम्मी पहले ही मुझे मार डालती। पर तुम आज शाम को डैडी से खुद ही सब कुछ पूछ लेना। हम भी आज रात को रिश्ती कढ़ाई में ही रुकेंगे, इसलिए तुम कल हमारे साथ किंग्स क्रॉस चल सकते हो। हरमाइनी भी यहीं रुक रही है। हरमाइनी ने हंसते हुए सिर हिलाया। मम्मी डैडी आज सुबह हॉगवर्ट्स के मेरे पूरे सामान के साथ मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। हैरी ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया, तो तुमने नई किताबें और बाकी सामान खरीद लिया? यहाँ देखो। रॉन ने बैग में से एक लंबा पतला डिब्बा बाहर निकालकर उसे खोला। बिल्कुल नई छड़ी, 14 इंच विलो की, इसमें यूनिकॉर्न का बाल है। और हमने सारी किताबें भी खरीद ली हैं। उसने अपनी कुर्सी के नीचे रखे बड़े बैग की तरफ इशारा किया। भयानक किताब के बारे में मज़ेदार बात सुनाओ। जब हमने दुकान में कहा हमें भयानक किताब की 2 प्रतियां चाहिए तो दुकान वाला तो रोने लग गया था। उन सब में क्या है हरमाइनी? हैरी ने हरमाइनी की कुर्सी के पास रखे एक नहीं बल्कि 3 भारी भरकम बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरमाइनी बोली, मैं थोड़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स ले रही हूँ ना। उन बैग्स में जादुई प्राणियों की देखभाल, अंकों का जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र, पुरातन लिपियों का अध्ययन, मगलू अध्ययन की किताबें हैं। तुम मगलू अध्ययन क्यों ले रही हो? रॉन ने हैरी की तरफ नजरें घुमाते हैं हरमाइनी से पूछा। तुम तो मगलू के घर में पैदा हुई हो ना, तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों मगलू हैं। तुम पहले से मगलुओं के बारे में सब कुछ जानती हो ना। मुझे लगता है जादूगरों के दृष्टिकोण से मगलुओं का अध्ययन करना अच्छा रहेगा, हरमाइनी ने गंभीरता से जवाब दिया। हैरी ने पूछा, क्या इस साल तुम्हारा खाने या सोने का कोई इरादा नहीं है हरमाइनी? रॉन हंसने लगा। हरमाइनी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो पर्स खोलकर बोली, मेरे पास अभी 10 गैलियन बचे हैं। मेरा बर्थडे सितंबर में है और मम्मी डैडी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं जन्मदिन का तोहफा थोड़ा जल्दी खरीद लूँ। रॉन ने कहा, एक अच्छी नई किताब कैसी रहेगी? हरमाइनी शांत स्वर में बोली, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे दरअसल एक उल्लू चाहिए। मेरा मतलब हैरी के पास एडविग है और तुम्हारे पास एरल तो है ही। एरल मेरा नहीं, मेरे परिवार का है। मेरे पास बस ये स्कैबर्स है। उसने अपने पालतू चूहे को जेब से निकाला। और मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए रॉन ने अपने चूहे को सामने वाली टेबल पर रख दिया। मुझे लगता है इजिप्ट के बाद इसकी हालत पतली हो गई है। स्कैबर्स पहले से दुबला दिख रहा था और निश्चित रूप से उसकी हालत पतली थी। उसकी मूंछ के बाल भी झुके हुए थे। जादुई जानवरों की दुकान में चलते हैं ना, हैरी ने कहा, जो अब तक छूमंतर गली से परिचित हो गया था। वहाँ तुम स्कैबर्स की जांच करा लेना और हरमाइनी उल्लू ले लेगी। उन्होंने अपनी आइसक्रीम के पैसे दिए और सड़क पार करके जादुई जानवरों की दुकान में गए। दुकान के अंदर बहुत कम जगह थी। पूरी दीवार में पिंजरे ही पिंजरे भरे थे। अंदर बदबू और शोर शराबे का माहौल था क्योंकि पिंजरे में बंद जानवर तरह तरह की आवाज़ें कर रहे थे। काउंटर के पीछे खड़ी जादूगरनी एक जादूगर को 2 मुँहे न्यूट्स की देखभाल के बारे में सलाह दे रही थी। इसलिए हैरी, रॉन और हरमाइनी इंतजार करते हुए पिंजरों को देखने लगे। 2 बहुत बड़े बैंगनी मेंढक मरी हुई मक्खियां खा रहे थे। रत्न जड़ित खोल वाला एक दैत्याकार कछुआ खिड़की के पास चमक रहा था। जहरीले नारंगी घोंगे अपने कांच के टैंक में धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। एक मोटा सफ़ेद खरगोश आवाज़ करते हुए रेशमी हैट में बदल जाता और फिर से खरगोश बन जाता। इसके अलावा वहाँ रंग बिरंगी बिल्लियाँ थीं। पिंजरे में बंद काले कौवे शोर मचा रहे थे। कस्टर्ड के रंग की फरबॉल्स की बास्केट थी जिसमें से तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। काउंटर पर चिकने काले चूहों का बड़ा पिंजरा था जिसमें चूहे अपनी लंबी पूंछों का इस्तेमाल करके उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही 2 मुँहे न्यूट्स वाला जादूगर वहाँ से गया, रॉन काउंटर पर पहुँच गया। उसने जादूगरनी से कहा, ये मेरा चूहा है। जब से मिस्र से लौटा है तब से इसकी हालत अच्छी नहीं है। जादूगरनी ने अपनी जेब से भारी काला चश्मा निकालते हुए कहा, काउंटर पर पटक दो इसे। रॉन ने अपनी अंदर की जेब से स्कैबर्स को निकाला और उसे चूहों के पिंजरे के पास रख दिया।
अब पिंजरे में बंद चूहों ने उछल कूद बंद कर दी थी और वो स्कैबर्स को अच्छी तरह देखने के लिए पास आने की कोशिश में झगड़ रहे थे। रॉन की लगभग हर चीज़ की तरह ही स्कैबर्स भी सेकेंड हैंड था। वो पहले रॉन के भाई पर्सी का चूहा था। खास तौर पर पिंजरे के चमचमाते चूहों के आगे वो बड़ा खस्ता हाल दिख रहा था। जादूगरनी ने स्कैबर्स को ऊपर उठाते हुए कहा, इसकी उम्र कितनी है? रॉन बोला, पता नहीं, काफ़ी होगी, पहले ये मेरे भाई के पास था। इसमें शक्तियाँ हैं। जादूगरनी ने स्कैबर्स की गौर से जांच करते हुए कहा, पता नहीं। रॉन बोला, सच्चाई तो ये थी कि स्कैबर्स ने कभी दिलचस्प शक्तियों का कोई चिन्ह दिखाया नहीं था। जादूगरनी की निगाह स्कैबर्स के दबे हुए बाएं कान से उसके अगले पंजे तक गई, जिसकी एक उंगली गायब थी। फिर उसने अफसोस करते हुए सिर हिलाया। इसका टाइम आ गया है, रॉन ने रक्षात्मक अंदाज में कहा। कुछ समय पहले तक तो ये वैसा ही था जैसा पर्सी से लेते वक्त था। इस तरह के साधारण चूहे 3 साल से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उस जादूगरनी ने कहा। अगर अब तुम्हें कोई ज्यादा समय तक चलने वाला चूहा चाहिए तो तुम इनमें से कोई ले लो। उसने काले चूहों की तरफ इशारा किया जो उछल कूद करने लगे। रॉन बोला, इतरा रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें दूसरा चूहा नहीं चाहिए तो अपने चूहे को या रैट टॉनिक पिलाकर देख लो। जादूगरनी ने काउंटर के नीचे से एक छोटी लाल शीशी निकालते हुए कहा। ठीक है, कितने पैसे हुए? रॉन पीछे हट गया क्योंकि एक बड़ी नारंगी सी चीज सबसे ऊपर वाले पिंजरे से कूदकर रॉन के सिर पर आ गिरी थी। कूदते ही वो वहशी अंदाज में स्कैबर्स पर झपटी। नहीं क्रुकशैंक्स, नहीं, जादूगरनी चिल्लाई, लेकिन तब तक स्कैबर्स उसके हाथ से साबुन की टिकिया की तरह फिसलकर फर्श पर कूद चुका था और दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रॉन बोला, स्कैबर्स! स्कैबर्स के पीछे पीछे उसने भी दौड़ लगा दी। हैरी भी रॉन के पीछे भागा। स्कैबर्स को ढूंढने में उन्हें लगभग 10 मिनट लग गए। वो क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज के बाहर रखे कूड़ेदान में छिपा बैठा था। रॉन ने कांपते हुए चूहे को दोबारा जेब में रखा और सिर मलते हुए खड़ा हुआ। वो क्या चीज थी? देखो, या तो वो बड़ी बिल्ली थी या एक छोटा सा शेर, हैरी बोला। हरमाइनी कहाँ है? उल्लू खरीद रही होगी। वो वापस जादुई जानवरों की दुकान की तरफ जाने वाली भीड़ भरी सड़क पर चलने लगे। जब वो दुकान के पास पहुंचे तो हरमाइनी बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में उल्लू नहीं था, उसकी बाहों में एक बड़ी बिल्ली थी। तुमने इस वहशी बिल्ली को क्यों खरीद लिया? रॉन का मुंह खुला रह गया। पहले तो ये बिल्ली नहीं बिल्ला है, और कितना प्यारा है ना? हरमाइनी ने उत्साह से कहा। हैरी ने सोचा ये अपनी अपनी पसंद है। बिल्ले का फर मोटा और रोएदार था, लेकिन निश्चित रूप से इसका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था और इसका चेहरा कुचला हुआ लग रहा था, जैसे सीधा किसी ईंट की दीवार से टकरा गया हो। चूंकि बिल्ले को स्कैबर्स दिखाई नहीं दे रहा था तो वह हरमाइनी की बाहों में आराम से बैठा रहा। रॉन ने कहा, हरमाइनी, उसने मेरे सर पर छलांग लगाकर मुझे घायल करने की कोशिश की थी। हरमाइनी बोली, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना क्रुकशैंक्स? और स्कैबर्स का क्या होगा? रॉन ने अपनी जेब के उभरे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसे आराम की जरूरत है। अगर तुम्हारा बिल्ला चारों तरफ घूमता रहेगा तो वो आराम कैसे करेगा? इससे मुझे याद आया, तुम अपना रैट टॉनिक भूल आए थे। हरमाइनी ने रॉन को एक छोटी लाल बोतल देते हुए कहा, और चिंता मत करो, ये बिल्ला मेरे कमरे में सोएगा और स्कैबर्स तुम्हारे कमरे में। तुम्हें परेशानी क्या है? बेचारा क्रुकशैंक्स, उस जादूगरनी ने बताया कि यह बिल्ला परसों से उस दुकान में था, पर किसी ने उसे पसंद नहीं किया। मैं वही सोच रहा हूँ, जाने क्यों? रॉन ने ताना मारते हुए कहा जब वो रिश्ती कढ़ाई की तरफ चलने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिस्टर वीजली बार में बैठकर दैनिक जादूगर पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हैरी, कैसे हो तुम? बढ़िया, थैंक्स, हैरी बोला। फिर वो, रॉन और हरमाइनी अपने सामान के साथ मिस्टर वीजली के पास पहुंचे। मिस्टर वीजली ने अपना अखबार रख दिया। हैरी ने देखा कि उसमें सीरियस ब्लैक की चिर परिचित तस्वीर दिख रही थी। उसने पूछा, वो उसे अब तक नहीं पकड़ पाए क्या? नहीं, मिस्टर वीजली ने कहा, जो गंभीर थे। मंत्रालय के सभी लोग अपना काम छोड़कर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किस्मत ने साथ नहीं दिया है। अगर हम उसे पकड़ लें तो क्या हमें इनाम मिलेगा डैडी? रॉन ने पूछा। कुछ और पैसे मिलना कितना अच्छा लगेगा ना? बेवकूफ़ी की बातें मत करो रॉन, मिस्टर वीजली ने तनाव भरी आवाज में कहा। ब्लैक को 13 साल से का कोई बच्चा नहीं पकड़ सकता। मेरी बात याद रखना, उसे अज़्काबान के पहरेदार ही पकड़ेंगे। उसी पल मिसेस वीजली बार के अंदर आ गई। उनके हाथ में खरीदारी का सामान था। उनके पीछे जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज भी आए, जो हॉगवर्ट्स में 5th ईयर में पढ़ने वाले थे। उनके पीछे पर्सी था, जो हाल ही में हेड बॉय बना था, और सबसे पीछे जिनी, जो वीजली परिवार की सबसे छोटी संतान और इकलौती लड़की थी। जिनी हैरी को पसंद करती थी। हैरी को देखते ही बुरी तरह वो शर्माने लगी। आमतौर पर वो जितना शर्माती थी, इस बार उससे भी ज़्यादा शर्माई। ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद पिछले साल हैरी ने हॉगवर्ट्स में उसकी जान बचाई थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया और उसने हैरी की तरफ देखे बिना ही उसे हेलो कर दिया। दूसरी ओर पर्सी ने हैरी की तरफ अपना हाथ बड़े नाटकीय ढंग में इस तरह बढ़ाया जैसे वो पहले कभी हैरी से मिला ही ना हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई हैरी।
हेलो पर्सी, हैरी ने हंसी रोकते हुए कहा। मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पर्सी ने बड़प्पन वाले अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी कहीं के मेयर से मिल रहा हो। बहुत अच्छा, थैंक्स हैरी। फ्रेड ने पर्सी को कोहनी से एक तरफ हटाया और सिर झुकाकर हैरी का अभिवादन करते हुए कहा, तुमसे मिलना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बहुत ज़्यादा। जॉर्ज ने फ्रेड को एक तरफ किया और हैरी का हाथ पकड़ लिया। बहुत मज़ेदार। पर्सी ने उन्हें गुस्से से घूरा। मिसेस वीजली बोले, छोड़ो, अब मजाक बहुत हो गया। मम्मी, फ्रेड बोला, जैसे उसने उसी समय उन्हें देखा हो। फिर उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी। मैंने कहा मजाक बंद करो। मिसेस वीजली ने अपनी खरीदारी का सामान एक खाली कुर्सी पर रखते हुए कहा। हेलो हैरी, मुझे लगता है तुमने हमारी रोमांचक खबर तो सुनी होगी। उन्होंने पर्सी के सीने पर लगे चांदी के चमकते बैब बिल्ले की तरफ इशारा किया। परिवार में दूसरा हेड बॉय। ये बोलते समय उनकी छाती गर्व से फूल गई। और आखिरी भी, फ्रेड ने दबी आवाज में कहा। मुझे इस बारे में कोई भी शक नहीं है, मिसेस बीजली ने अचानक त्योरियां चढ़ाकर कहा। मैं देख रही हूँ तुम दोनों को प्रीफेक्ट नहीं बनाया गया। हम प्रीफेक्ट बनना भी नहीं चाहते मॉम। जॉर्ज ने इस विचार के बारे में हिकारत से कहा। इससे तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। जिनी हंसने लगी। मिसेस बीजली ने कहा, तुमने अपनी बहन के सामने अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। बड़ा उदाहरण पेश करने के लिए जिनी के पास दूसरे भाई है मॉम, पर्सी बड़प्पन से बोला। मैं डिनर के लिए कपड़े बदल कर आता हूँ। उसके जाते ही जॉर्ज ने आह भरी। हमने उसे एक पिरामिड में बंद करने की कोशिश की थी, उसने हैरी को बताया, लेकिन मम्मी ने हमें देख लिया। उस रात का डिनर बहुत मज़ेदार था। बार के मालिक टॉम ने पार्लर में 3 टेबल साथ लगा दी थी, जिस पर बैठकर वीजली परिवार के 7 सदस्यों हैरी और हरमाइनी ने डटकर खाना खाया। जब सब लोग स्वादिष्ट चॉकलेट पुडिंग खा रहे थे तो फ्रेड ने पूछा, हम कल किंग्स क्रॉस तक कैसे जाएंगे डैडी? मिस्टर वीजली ने जवाब दिया, मंत्रालय की 2 कार्स हमें लेने आएंगे। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि तुम हमारे साथ हो ना पर्सी, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा। और बोनट पर 2 छोटे झंडे भी लगे होंगे जिन पर लिखा होगा बीबी, यानी बेहद बेवकूफ, फ्रेड बोला। पर्सी और मिसेस बीजली को छोड़कर सभी लोग पुडिंग खाते खाते हंस पड़े। मंत्रालय कार क्यों भिजवा रहा है डैडी? पर्सी ने एक बार फिर गरिमापूर्ण अंदाज में पूछा। क्योंकि अब हमारे पास कार नहीं है बेटा, मिस्टर वीजली ने कहा। और चूंकि मैं वहाँ काम करता हूँ तो वो मेरी मदद कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सामान्य थी, पर हैरी को नजर आ गया था कि मिस्टर वीजली के कान लाल हो गए थे, ठीक उसी तरह जैसे तनाव में होने पर रॉन के होते थे। मिसेस बीजली ने जल्दी से कहा, और ये और भी अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है तुम लोगों के पास कितना सामान है? मगलों के रेलवे स्टेशन पर तुम लोगों की कितनी परेड बनेगी। तुम सबने अपना सामान तो पैक कर लिया होगा, है ना? रॉन ने अब तक अपना नया सामान संदूक में नहीं रखा है मम्मी, पर्सी ने दुखी आवाज में कहा। उसने सारा सामान मेरे बिस्तर पर पटक दिया। मिसेस वीजली बोली, रॉन बेहतर यही होगा तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि सुबह ज्यादा समय नहीं रहेगा। रॉन ने पर्सी को देखकर मुंह बनाया। डिनर के बाद सबका पेट काफ़ी भर गया था और सबको नींद आने लगी। एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे में सामान पैक करने गए। रॉन और पर्सी का कमरा हैरी के ठीक पास था। हैरी ने सामान पैक करने के बाद अपने संदूक को बंद करके ताला लगाया ही था कि तभी उसे दीवार के उस पार से गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ क्या हो रहा था ये देखने के लिए वो अपने कमरे के बाहर निकला। 12 नंबर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से पर्सी की आवाज़ आ रही थी। वो यहीं पर रखा था, बिस्तर के पास वाली टेबल पे। मैंने पॉलिश करने के लिए उसे उतारा था। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसे नहीं छुआ, रॉन ने चिल्लाकर कहा। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? ओ, मेरा हेड बॉय का बैज कहीं गुम गया है, और स्कैबर्स का रैट टॉनिक भी, रॉन ने अपने संदूक को बाहर फेंकते हुए बोला। मुझे लगता है मैं उसे बार में छोड़ आया हूँ, पर्सी ने चीखते हुए कहा। जब तक तुम मेरा बैज नहीं ढूंढोगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। स्कैबर्स का टॉनिक मैं ले आता हूँ, मेरा सामान पैक हो चुका है, हैरी ने रॉन से कहा और नीचे की तरफ चल दिया। बार की तरफ जाने वाले अंधेरे गलियारे में हैरी आधी ही दूर पहुंचा था, तभी उसे पार्लर में 2 गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी। एक ही पल में वो समझ गया कि आवाज़ें मिस्टर और मिसेस वीजली की थी। वो झिझका, क्योंकि वो उन्हें झगड़ते हुए सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उन्होंने उसका नाम लिया, जिसे सुनकर वो वहीं रुक गया और पार्लर के दरवाजे के करीब खिसक गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हैरी को सच्चाई क्यों नहीं बताते, मिस्टर वीजली गुस्से में बोल रहे थे। हैरी को जानने का हक है, मैंने फज से बात की थी, लेकिन वो उसे बच्चा मानने पर अड़ा हुआ है। हैरी 13 का है और आर्थर, सच्चाई सुनकर हैरी डर जाएगा, मिसेस वीजली तीखी आवाज में बोली। क्या तुम यही चाहते हो कि हैरी दहशत में स्कूल जाए? अगर उसे पता नहीं चलेगा तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है ना। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे सतर्क करना चाहता हूँ, मिस्टर वीजली ने रूखे स्वर में कहा।
तुम जानती हो हैरी और रॉन किस तरह के हैं। वो दोनों कहीं भी अकेले भटकते हैं। वो 2 बार अंधेरे जंगल में जा चुके हैं, लेकिन हैरी को इस साल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस रात को वो घर से भागा था, उस रात को उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। अगर नाइट बस ने उसे पहले नहीं खोज लिया होता तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मंत्रालय के खोज पाने से पहले हैरी मारा जा चुका होता। लेकिन वो मरा नहीं है ना, सही तो है। फिर ये बात करने का क्या तू क्या मॉली। ये लोग कहते हैं कि सीरियस ब्लैक पागल है, और शायद ये सच हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इतना चतुर भी है कि अज़्काबान से भाग निकला, जबकि इसे असंभव माना जाता था। कोई अज़्काबान से नहीं भाग सकता था। इस घटना को 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी है कि वह कहाँ है। फर्स्ट दैनिक जादूगर से कुछ भी कहे, परंतु सच तो यह है कि ब्लैक को पकड़ने की उतनी ही संभावना है जितनी कि खुद मंत्र पढ़ने वाली छड़ियों का आविष्कार करने की। हमें सिर्फ एक बात की पक्की जानकारी है, और वो ये कि ब्लैक किसके पीछे है। लेकिन हैरी हॉगवर्ट्स में सुरक्षित रहेगा। हम अज़्काबान को भी तो सुरक्षित मानते थे ना। अगर ब्लैक अज़्काबान से बाहर जा सकता है तो हॉगवर्ट्स के अंदर भी तो जा सकता है। लेकिन हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक हैरी के पीछे है। हैरी ने लकड़ी ठोकने की आवाज़ सुनी। वो समझ गया था कि मिस्टर वीजली ने टेबल पर मुक्का मारा होगा। मॉली, तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी। उन्होंने ये बात अखबार वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि फज इसे सीक्रेट रखना चाहता है। सच्चाई यह है कि जिस रात को ब्लैक भागा था, उसके बाद उसी रात को फज अज़्काबान गया था। पहरेदारों ने फज को बताया कि ब्लैक कुछ समय से नींद में बोला करता था। वो एक ही लाइन बोलता रहता था, वो हॉगवर्ट्स में है, वो हॉगवर्ट्स में है, वो हॉगवर्ट्स में है। ब्लैक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा मॉली, और वो हैरी की जान लेना चाहता है। शायद वो ऐसा सोचता होगा कि हैरी के मरने के बाद तुम जानते हो कौन दोबारा ताकतवर बन जाएगा। जिस रात को हैरी ने तुम जानते हो किसको हराया था, उस रात को ब्लैक ने अपना सब कुछ गंवा दिया, और वो 12 साल तक अज़्काबान में इसी बारे में सोचता रहा होगा। थोड़ी देर खामोशी रही। हैरी और सुनने के लिए उतावला था, इसलिए दरवाजे के बिल्कुल पास आ गया। ठीक है आर्थर, वही करो जो तुम्हें सही लगे, लेकिन तुम डंबलडोर को भूल रहे हो। मुझे लगता है जब तक डंबलडोर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर है, तब तक हैरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें इसकी जानकारी तो होगी ना। और क्या, हमें उनसे पूछना पड़ा कि स्कूल के प्रवेश द्वारों पर अज़्काबान के पहरेदार तैनात करने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो इस बारे में खुश नहीं है, लेकिन मन मारकर इसके लिए तैयार हो गए। खुश नहीं है? अगर पहरेदार ब्लैक को पकड़ने के लिए तैनात है तो डंबलडोर खुश क्यों नहीं है? डंबलडोर अज़्काबान के पहरेदारों को पसंद नहीं करते हैं मॉली, मिस्टर वीजली ने भारी आवाज़ में कहा। सच पूछा जाए तो मैं भी नहीं करता, लेकिन जब आप ब्लैक जैसे जादूगर से लड़ रहे हो तो कई बार आपको ऐसी शक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। अगर वो हैरी को बचा ले तो मैं फिर कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, मिस्टर वीजली ने थके हुए स्वर में कहा। रात बहुत हो गई है मॉली, अच्छा होगा कि हम चलकर सो जाएं। हैरी को कुर्सियां हटने की आवाज़ें सुनाई दी। बिना आवाज़ किए वो तेज़ी से बाहर की तरफ चल दिया और गायब हो गया। पार्लर का दरवाज़ा खुला और कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज़ से वो जान गया कि मिस्टर और मिसेस वीजली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। रेड टॉनिक की बोतल उसी टेबल के नीचे पड़ी थी जहाँ वो कुछ समय पहले बैठे थे। हैरी ने इंतज़ार किया जब तक कि उसे मिस्टर और मिसेस वीजली के बेडरूम की दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके बाद वो बोतल लेकर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। फ्रेड और जॉर्ज सीढ़ियों के पास ही छाया में खड़े थे। पर्सी को अपना बैज के लिए हैरान परेशान होकर उठापटक करते देखकर वो बुरी तरह हंस रहे थे। उसका बैज हमारे पास है, फ्रेड ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। हम उसे सुधार रहे थे, अब बैज पर लिखा था महामूर्ख। हैरी को मजबूरी में हंसना पड़ा। फिर उसने रॉन को रेड टॉनिक दिया और इसके बाद अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गया। तो सीरियस ब्लैक उसके पीछे है। अब उसे हर चीज़ समझ में आ गई। फज उस रात इतने मेहरबान इसलिए थे क्योंकि उसे जिंदा देखकर उन्हें बहुत राहत मिली थी। उन्होंने हैरी से वादा करवा लिया था कि वो छू मंतर गली से निकलेगा नहीं, जहां उस पर निगाह रखने के लिए बहुत से जादूगर हो। फज उन सबको कल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ही मंत्रालय की 2 कारें भिजवा रहे हैं ताकि वीजली परिवार हैरी को सही सलामत ट्रेन में चढ़ा दे। हैरी दीवार की दूसरी तरफ से आने वाले हल्के शोर को सुनता रहा और सोचता रहा कि उसे ज़्यादा डर क्यों नहीं लग रहा। हालांकि उसे मालूम था कि सीरियस ब्लैक ने एक शाप से 13 लोगों की हत्या की है। मिस्टर और मिसेस वीजली तो यही सोचते थे कि सच्चाई मालूम होने पर वो डर जाएगा, लेकिन हैरी मिसेस वीजली की इस बात से पूरी तरह सहमत था कि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह वो है जहां एल्बस डंबलडोर हो। लोग हमेशा कहते हैं कि डंबलडोर ही ऐसे जादूगर हैं जिनसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डरता है। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का दायां हाथ ब्लैक भी उनसे उतना ही डरता होगा ना। और फिर हॉगवर्ट्स में अज़्काबान के पहरेदार भी तो होंगे जिनसे सब लोग डरते हैं और उनका नाम सुनते ही दहशत में आ जाते हैं। अगर वो स्कूल के चारों तरफ पहरा देंगे तो ब्लैक अंदर कैसे घुसेगा? हैरी को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात से हुई थी कि अब उसकी हॉग्समीड की यात्रा की संभावना खत्म हो चुकी थी। जब तक ब्लैक गिरफ्तार नहीं होता तब तक कोई भी नहीं चाहेगा कि हैरी महल की सुरक्षा को छोड़कर बाहर कहीं भी जाए। दरअसल हैरी को यही शक हो रहा था कि जब तक खतरा गुजर नहीं जाएगा तब तक उसके हर कदम पर निगरानी की जाएगी। अंधेरी छत की तरफ देखकर उसने त्योरियां चढ़ाई। लोगों को ये क्यों लगता है कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकता? वो 3 बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बच चुका है। लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता? तभी उसके मन में मैग्नोलिया क्रेसेंट के उस जानवर की तस्वीर आ गई। जब आप जान ले कि अंत सामने है तो क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता,
यही नजरिया होना चाहिए, आईने ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया।